जो व्यक्तिगत रूप में मैं आपके बारे में जानता हूं कि आपकी यात्रा मुखर्जी नगर से शुरू हुई थी और रांची में आकर के समाप्त हुई है जेपीएससी में। लगभग 8-9 सालों का आपका लंबा संघर्ष था और इसी संदर्भ में इंटरव्यू में जरूर कोई ना कोई सवाल रहा होगा। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि चलिए 8-9 साल का संघर्ष कैसा था यूपीएससी से जेपीएससी तक का सफ़र, और इस बीच में बहुत रिश्ते ऐसे होंगे जो थक गए होंगे आपसे, आपको छोड़े जरूर होंगे, जहाँ से आपको निराशा मिली होगी। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस 9 साल में आपको नहीं छोड़े होंगे। तो उन सारे एक्सपीरियंस को समेटते हुए उन अभ्यर्थियों को बताइए जो 1, 2, 3 एग्ज़ाम में थक जाते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हो गया, नहीं हो रहा है, अब क्या करें। आप इस 9 साल के पैसेंस के बारे में बताइए कि वो कैसे आपने गैदर किया। देखिए, मेरा जो सिविल सर्विस का जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2013 से स्टार्ट हुई है। और क्योंकि मैं वहाँ दिल्ली में रह रहा था, तो मुखर्जी नगर एरिया में ही मैं गांधी विहार में रहता था, तो वहीं से मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करते हुए अपने दोस्तों और बाकी कलीग्स को देखते थे। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी सिविल सर्विस की तरफ अपना रुख करूँ। तो जब मैंने उसी टाइम पे फिर जेपीएससी का आपका एडवर्टाइजमेंट निकला तो मैंने फॉर्म भर दिया और इसी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा पीटी क्वालिफाई मैंने कर लिया। तो उस टाइम पे जो चीफ जेपीएससी का जो सिलेबस था वो ऑप्शनल में थे और जीएस का पेपर थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं थे कि कैसे क्या करना है। और तो इसलिए मैंने 2 ऑप्शनल ले लिए, आपका ज्योग्राफी और जूलॉजी, जो कि बहुत ही भास्ट है। तो किसी तरह से 1 साल के बाद 1 साल का 4-5 महीने का एक टाइम पीरियड मिला मुझे, तो मैंने मेंस देने के लिए आ गए रांची। तो उसी टाइम पे वो मेंस आपका पोस्टपोन हो गया 1 साल के लिए पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी उसके नेक्स्ट इलेक्शन के बाद। तो 1 साल का मुझे टाइम पीरियड मिला पूरा। तो 1 साल में मैंने अपना ऑप्शनल पूरा चेंज उसी तरह तैयार किया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं किया। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर मतलब आगे जा सकता हूँ। जब मैंने पीटी क्वालिफाई देखा और फिर मैंने ऑप्शनल का तैयारी किया, तो जीएस का कंट्रोल जीएस को मैंने ठीक ढंग से पढ़ा 1 साल के उस पीरियड में। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं आगे भी इसको परस्यू कर सकता हूँ और मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता हूँ। तो फिर मैंने इसी तरह यूपीएससी देते गए। फिर आपका जेपीएससी का 2016 में जब आपका वैकेंसी आया तो मैंने इसका पीटी उस टाइम पे क्वालिफाई किया। पीटी क्वालिफाई होने के टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मुझे अब रांची जाना है और फिर मुझे वहाँ से मेरी तैयारी स्टार्ट होती है, मेंस की तैयारी। लेकिन उसके पहले जो है आपका पीटी की जो तैयारी है, पीटी की तैयारी के लिए मैंने जो बेसिक्स जो एक बुक होती है, जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है, फिर आपके जो आपके 10 और 12 के जो एनसीईआरटी तो ऐसे हम 6 से 10 तक ऐसे पढ़ते ही हैं, बट जो मेन मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो एनसीईआरटी की 11-12 की जो बुक्स होती हैं मेनली, उनको अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो आपको एक बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है। और प्रीलिम्स का मेन ये रहता है कि आपका फैक्ट बेस्ड होता है। जितना भी जैसे हम लोग के स्टेट पीसीएस के, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी के भी हो, फैक्ट बेस्ड होती है। तो मेन यहाँ पर फोकस ये रहना चाहिए सभी का कि रिवीजन मस्ट होता है। तो पीटी के लिए मैंने हमेशा जो है रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। जैसे मेरा एक शेड्यूल रहता था कि मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ता था, सैटरडे को मैं रिवीजन करता था और संडे को मैं अपना दिन अपने हिसाब से, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट के लिए भी एक लाइफ होती है, तो स्टूडेंट लाइफ मैंने ये परस्यू करता था। तो मुझे वो उससे क्या हुआ कि जो ये जो इतने साल का जो एक एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो मुझे कभी वो बोरिंग फील नहीं हुआ। और 2015 के बाद ऐसा हुआ था कि मेरा कहीं भी स्टेट पे मतलब कोई भी प्रीलिम्स मेरा रुकता नहीं था। कहीं भी जैसे जैसे वेस्ट बंगाल पीसीएस रही है तो वहाँ भी मेरा 2 बार मैंने वहाँ पर मेंस दिया, बीपीएससी का मेंस दिया, यूपीपीसीएस का, कहीं भी मेरा वो रुकता नहीं था। क्यों मेरा जो एक ये था कि इस तरह से एक पढ़ना है, मेरा एक शेड्यूल था। फिर उसके बाद वो शेड्यूल को मैं हमेशा फॉलो करता था, चाहे वो
मेरे रास्ते में कुछ भी मुझे लगता था कि ये मेरे पढ़ने के मैं डाइवर्ट है, तो मैं उसको नेगलेक्ट करके मेरा जो स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, जैसे पर डे का आपको 6 से 8 घंटा का, वो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। जैसे मंडे टू फ्राइडे हो, उसके बाद सैटरडे अपना रिवीजन जितना भी मैंने पढ़ा, लेकिन हाँ संडे को अपने चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ, कहीं बाहर खाने जाऊँ, तो फिर आपका मंडे से लगना, तो एक फ्रेश माइंड रहता है। तो इस तरह का, जैसे मूवी देखना मुझे पसंद है, तो वो मैं संडे को इस तरह से करता था। तो मुझे मालूम था कि ये नॉर्मल जर्नी नहीं है और इसके लिए आपको एक पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे इस चीज़ पहले से ही मुझे मालूम था, तो वो मेरा एक दिमाग में पहले से था कि मुझे ठीक है अभी नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो और वही अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है 7 JPSC में मुझे मिला। इसके पहले मुझे 6 JPSC में रिवाइज रिजल्ट में फाइनेंस सर्विस मुझे प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद आते हैं हम मेंस की तरफ। जो मेंस का जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था वो मेरा 5 JPSC से स्टार्ट हो गया था। तो मैंने नोट्स टॉपिक वाइज मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने 5 JPSC का वहीं से फिर मैं BPSC का मेंस के टाइम पे आपका वेस्ट बंगाल PCS के टाइम पे, तो कहीं से भी जो GS का जो मेरा कंप्लीट था, हमेशा GS मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस है, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का ये है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मतलब इस चीज़ को लेकर, तो वो मेरा GS को मैंने हमेशा पकड़ के रखा था। चाहे ऑप्शनल हो सकता है, मेरे इधर उधर हो सकता था, बट मुझे मालूम था कि अगर मैं GS में एडवांटेज ले लेता हूँ तो मेरा रैंक सुधर सकता है और मुझे GS पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो इस वजह से मैं कभी भी जब भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, जब भी आप मेंस का तैयारी करें तो टॉपिक वाइज उसको, अगर आपके पास टाइम है, आपको मालूम है कि 6 से 8 महीना या 10 महीना है आपके पास, तो आप उसको टॉपिक वाइज करके ये करना। सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। आप बोलिएगा कि ये यूनिट है, इस यूनिट में हम 2 टॉपिक कर लें और इसी में से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मेंस है। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे पीटी में 2 लाख बच्चे या 3 लाख ये फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से हार्डली 10% कुछ आते हैं या 5% जो भी आते हैं वो आपका मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो वो लड़के क्वालिफाई करते हैं तो सभी में कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं। तब आपको जो है मेंस के लिए कुछ ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए। मतलब आपको जैसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देना पड़ेगा। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स तो बाकी सब भी पढ़ रहे हैं ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जैसे आप विज़न का मेंस का करंट अफेयर का नोट्स पढ़े या किसी का भी, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो सब कोई उसी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो सर लोग हैं जो कॉपी चेक करके देंगे, तो ऐसा क्या आखिर एक्स्ट्रा वो करेंगे कि आपको कुछ 2 नंबर मार्क्स ज़्यादा मिले, कुछ एक्स्ट्रा कुछ दीजिएगा ना। तो वही मैं बोलना चाहूँगा जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं कि आप में वैसा कुछ क्या क्वालिटी है, चाहे फिगर हो या फिर फ्लो चार्ट हो, या आप में आपके इंस्टिंक्ट में आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है, या लिखने की शैली हो, जैसे कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड क्या है जिनका लिखने की शैली बहुत अच्छी हो, या जो भी है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको जो मार्क्स है वो 1-2 नंबर बाकी स्टूडेंट से कंपेयर में आपको ज़्यादा मिले, जो आपको फाइनल सिलेक्शन में या रैंक सुधारने में वो आपको सुविधा हो। इस तरह से मैं बोलूँगा कि मेंस का भी एक ही चीज़ है कि आपका जो रूटीन बना हुआ है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, चाहे वो पीटी हो या मेंस का हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि मंडे टू फ्राइडे आप 8 से 9-10 घंटे जितना आपको जो भी आपका पीरियड मिलता है, जो टाइम मिलता है उस टाइम में आप प्रेरित कीजिए। और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप दिन भर पढ़ते रहिए। आपको अगर सुबह में मन करता है तो सुबह में 4 घंटा पढ़ लीजिए, शाम में 4 घंटा, किसी भी तरह से आपका जो है 6 से 8 घंटा आप डेली पढ़िए। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं है तो फिर आप फैक्ट भी याद नहीं कर पाइएगा और क्या लिखना है क्या नहीं है वो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, आप सोचिएगा कि हम 15 दिन में हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, या 20 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपके पास एक प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर एक एग्जैक्ट जो फ्रेम होता है, इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, ये प्रॉपर आप बैठा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कम्प्लीटली नहीं कर सकते। तो किसी के लिए भी, मतलब आप चाहे पीटी हो या मेंस के लिए, प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। और जो पीटी में एक्चुअली या मेंस में भी जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं, उनका मैं देखा हूँ कि पीटी में भी करते हैं क्या है, वो मोटी मोटी बुक एक बार पढ़ लिए, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, तो लक्ष्मीकांत वो पढ़ लिए, रंग लिए सब कुछ। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि आप क्या पीटी के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 400-500 के पेज हैं, तो क्या आप उस चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, आपको 1 या 2 या 5 पेज में, 10 पेज में पूरे बुक का आपके पास सिनॉप्सिस होना चाहिए, ताकि लास्ट दिन जो है आपको, जैसे कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आज मैं बैठ के कहीं भी उसको रिवीजन कर सकूँ। ये मस्ट है। अगर ये आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आप अभी नहीं अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो आपका टाइम लेते चला जाएगा, क्योंकि हम लोग का भी दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि जो एक बार पढ़ लिए वो याद ही रहे। तो मेन फोकस है जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन का, एक ही मकसद है कि आप रिवीजन कितना करते हैं, आपके जो नोट्स हैं वो कितने कॉम्पैक्ट हैं, कितने सही तरीके से हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में नोट्स जो कुछ भी है वो सबको अवेलेबल है, जितने स्टूडेंट हैं सबके पास है, लेकिन सबका स्ट्रेटजी अलग होता है और कैसे आप फॉलो कर रहे हैं, और आपकी स्ट्रेटजी पर आपका सेल्फ बिलीव कितना है। अगर आपके सेल्फ बिलीव आपके ऊपर है तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम बुक्स के बारे में पूछे कि कौन सा बुक्स बेहतर होता है। सारे बुक अच्छे हैं, फिर भी कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना जरूरी होता है। उससे पहले एक प्रश्न है, आपका तो इंग्लिश मीडियम था जी, इसका कोई एडवांटेज मिलता है क्या? ऐसा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के मन में एक ये हमेशा भावना बनी रहती है कि नहीं, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाला को एडवांटेज ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो इंग्लिश में लिखते हैं। तो क्या सच में इंग्लिश मीडियम वाला को एडवांटेज मिलता है? सर इंग्लिश मीडियम का ऐसा कोई एडवांटेज इन द सेंस कि सर नंबर ज़्यादा देते हैं, इस सेंस में नहीं है। इस सेंस में है कि नोट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मिल जाती है। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे किसी भी टॉपिक पे तो वो इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, कोई रिसर्च पेपर मिल जाएगा, कोई पोस्ट मिल जाएगा, किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन वही चीज़ है आपका हिंदी में अगर टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो वो नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है, अदरवाइज और कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, और एक चीज़ थोड़ा सा लिखने में, क्योंकि आप इंग्लिश का हैंडराइटिंग जो है वो आपका हैंडराइटिंग के सेंस में आप लिख रहे हैं तो कंटिन्यूस लिखते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी में जब लिखते टाइम एक पूरा लिखना पड़ेगा तब आप छोड़ सकते हैं और सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। तो वहाँ थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट इन द मार्किंग के सेंस में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ डिफरेंस है। बट हाँ, ये चीज़ है कि नोट्स अवेलेबिलिटी का अभी जो हम लोग का प्रेजेंट कंडीशन है उस हिसाब से थोड़ा सा है, हल्का सा, लेकिन इसको कर्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही का मेहनत है जो आपको सफलता दिलाएगी। अच्छा, फिर बुक जानने से पहले फिर एक प्रश्न है, आप बहुत सारे डिफरेंट स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिए हैं, अगर केवल झारखंड का बात करें और छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस थोड़ा स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। ऑल्दो सारे स्टूडेंट क्वालिफाई ही कर रहे हैं, कोई सीट खाली नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा ही लग रहा है कि ये सिलेबस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो महान कोई जानकार लोग बैठे होंगे, रस्तु और चाणक्य के टाइम का मिल करके बना दिए हैं, सब कुछ पढ़ना है, कुछ आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस का बारे में बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस थोड़ा सा स्टूडेंट के पक्ष में कम है, फिर भी सफलताएँ तो सारे सीट पे आ रही है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि सिलेबस ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा सिलेबस लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ों को डाल दिया गया है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ पीसीएस का तो मुझे सिलेबस के बारे में उस तरह से नॉलेज है नहीं, लेकिन अभी वो यूपीएससी के तर्ज पे करने की कोशिश किया जा रहा है। झारखंड के पीसीएस के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि सिलेबस नो डाउट बहुत बड़ा वास्ट है। आपको हिस्ट्री में एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है और फिजिकल ज्योग्राफी भी है, ऊपर से झारखंड हिस्ट्री भी है और झारखंड का, तो नो डाउट आपको सिलेबस बहुत बड़ा है। एक स्टूडेंट के लिए उतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है चीज़ों को करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं इतना भी कहना चाहूँगा, आपको एडवांटेज भी है, आपको ऑप्शन भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको सब पढ़ के आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप उसमें से 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में कोई दो सेक्शन से आप वहाँ पर चूज़ करके आप लिख सकते हैं, तो ये भी एडवांटेज है। और चूँकि हम लोग एक PCS बैकग्राउंड के हैं, ये सिविल सर्विस हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है। हमेशा ये समझना चाहिए कि अच्छी बात है अगर हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने एनवायरनमेंट के बारे में जान रहे हैं, अपने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया का हो या झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हो। बिहार जैसे झारखंड हिस्ट्री के अगर मॉडर्न या झारखंड हिस्ट्री के दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ले सकते हैं। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा ये है, बस एक मन का ये है। बस चाहते हैं कुछ बुक्स के नाम पे, तो बुक्स ऐसे भी होंगे जो PT और मेंस के साथ एक साथ काम कर जाए। कुछ ऐसे बुक्स बताइए जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री का हम बात करें, केवल हिस्ट्री का लें, हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, तो हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जो लगे कि एकदम स्पेशली झारखंड के संदर्भ में बताइए, क्योंकि झारखंड में हिस्ट्री का बात करें तो झारखंड हिस्ट्री भी है, PT में भी है, मेंस में भी है, तो ऐसा है कोई बुक जो सबको कवर करता हो या कुछ बुक्स मिल करके सबको कवर करते हो? हिस्ट्री से शुरू करते हैं सर। झारखंड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं, झारखंड मतलब JPSC के सिलेबस से रिलेटेड। हाँ, झारखंड के हिस्ट्री के लिए जो झारखंड का जो सिलेबस है, मतलब PT के लिए जो सिलेबस है, उसके लिए आप एक ही बुक फॉलो कीजिए, उड़ान पब्लिकेशन के जो झारखंड का बुक आता है उसको फॉलो कीजिए। आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी PT के लिए सब चीज़ कंप्लीट कवर हो जाएगा और कुछ पढ़ने का इधर उधर ज़रूरत नहीं है। मैंने उसी को फॉलो किया है और वो फॉलो करते हुए मैं उसको कंटिन्यूसली रिवीजन करता था, टेस्ट देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो झारखंड का जो मेरा सेक्शन है वो मजबूत हो गया था। और जो मैं GS पार्ट 1 का है, इसका कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं झारखंड के संदर्भ में भी और UPSC के संदर्भ में भी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले तो NCERT की बेसिक बुक्स आप फॉलो करें, जो 6 to लेकर 10, फिर 11-12 की जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, ज्योग्राफी के बुक्स हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। उनसे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। अगर आप बुक नहीं फॉलो करते हैं, अगर आप लूसेंट से करते हैं, तो क्या होगा, आपको जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जा रहा हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट से बिल्डअप नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो तब वो कहाँ आप लैग करेंगे, आप मेंस के टाइम में लैग करेंगे। मेंस के टाइम में आपको क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और लिखने के टाइम में भी लिखने के भी जब कभी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया, क्या आया। और फिर हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको अशोक से क्वेश्चन पूछ दे, अशोक के धर्म से क्वेश्चन पूछ दे, या मुगल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के दोनों के बीच में कंपैरिजन क्वेश्चन कुछ पूछ दे। तो अभी मान के चलिए आप ओनली PT पास करने के लिए लूसेंट या कुछ फैक्ट वाइज बुक पढ़ लिए, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जस्ट एक अभी PT कलेक्ट कर गए और निकल जाइए। हो सकता है कि आपका लक कहीं भी है। इसीलिए मैं पहले से ही ये पे फोकस करना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा सबको कि जब भी आपको मौका मिले आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज पूरा फुल्ली थोरोली पढ़ें, ताकि एक बार अगर निकले तो आपको पूरा कंटिन्यूस निकल जाए। ये नहीं कि अभी मेरा जस्ट अभी PT हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिर मेंस में, फिर वो जब मेंस नहीं होगा या इंटरव्यू में 1-2 नंबर से छूट जाएगा तो वो बहुत दुखदार है। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपके जो आपका बेस को जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं आप।
एक आखिरी चरण में आते हैं इंटरव्यू में, जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है। जी पता नहीं होता है कि बोर्ड मेंबर क्या पूछेंगे। सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड बोर्ड मेंबर्स होते हैं, IAS IPS या किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स या प्रोफेसर जो नामी होते हैं वो रहते हैं, बोर्ड के मेंबर्स भी रहते हैं। इंटरव्यू की तैयारी क्या होता है और उसमें क्या ऐसा विद्यार्थी पढ़ के जाए कि बोर्ड मेंबर को सेटिस्फाइड करके आए कि हाँ सर ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ अपने जॉब के लिए, आप मुझे इस पद के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या इंटरव्यू का तैयारी होता है, एक्सपीरियंस के साथ बताइए कि एक दो प्रश्न लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछे होंगे, उन प्रश्नों को थोड़ा सा बताते हुए, ताकि जो देख रहे होंगे समझेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और क्या उसका जवाब होना चाहिए और क्या पढ़ते हैं इंटरव्यू के लिए कोई बुक आज तक है नहीं और ना ही कभी लिए थे। वो एक इंटरव्यू का मेन है पर्सनैलिटी टेस्ट। आप कैसे, आप एज ए पर्सन कैसे हैं, आपकी जितने भी नॉलेज है वो पहले ही चेक हो चुका है। और पहले तो दिमाग से ये निकाल देना ये है कि वहाँ जो बैठे हुए हैं वो डिग्निटी ऐसे पर्सन है। बस एक नॉर्मल ये में जाना होगा कि माइंडसेट में कि जस्ट हम लोग नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, जैसे जो भी सर हैं जस्ट आपके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करते हुए नॉर्मल एक बात रखने की कोशिश होता है। तो मुझे कभी इंटरव्यू के लिए डर नहीं लगा कि मैं पता नहीं क्या बोलूँगा, नर्वस नहीं होना। और आप अगर नर्वस नहीं होंगे तो आप जीत जाएंगे। अब चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे नहीं आता है, हंस के जवाब दे दीजिए सॉरी सर नहीं आता है। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस में खुद कहना चाह रहा हूँ, सिक JPSC के इंटरव्यू में मुझे पहला 4 क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं, मैंने सब में बोल दिया कि सॉरी सर नहीं। फिर जो चेयरमैन थे वो पहला ही क्वेश्चन पूछे मुझे, बता रहे अच्छा बताओ झारखंड के राजा कौन, पहला राजा। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सिक JPSC का मैं एक्सपीरियंस बता देना चाहूँ कि 2016 में आपका PT हुआ था, फिर 3 साल लग गए आपका मेंस होने में। तो फिर 3 साल के मेंस होने के बाद आपका फिर 1 साल के बाद कॉपी चेक करके फिर इंटरव्यू हुआ 1 साल के बाद। तो वही तो उतना याद नहीं रह सकता है, और इंटरव्यू के लिए भी हार्डली 20 दिन दिए थे। तो अब जैसे ही इंटरव्यू आया तो समझ में नहीं आया कि क्या आप ये करें, तो हम सोचे कि जो होगा देखा जाएगा। तो गए, तो पहला ही क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया कि आप बताइए झारखंड के पहला राजा कौन है। मेरे को ब्लैंक, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। फिर भी मैंने सॉरी कर दिया, सॉरी सर। फिर उसके बाद और 3-4 क्वेश्चन पूछे कि सर बताइए, बोले कि अच्छा हम लोग के गुरुजी शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ, तो मैंने बोल दिया सर दुमका। तो हंसने लगे। तो मुझे अब 2 क्वेश्चन गलती हो गए, फिर और 2 क्वेश्चन पूछे इसी तरह से, वो भी गलती हो गए। तो फिर भी मैं ये था कि मैं कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र किए तो वहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मुझे इकोनॉमिक्स से डेफिनेशन सब पूछने लगे। जैसे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पूछे, FRBM एक्ट के बारे में पूछे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट इतना क्यों फिस्कल डेफिसिट पे कंसंट्रेटेड करते हैं। फिर उसके बाद आपका पूछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। तो ये सब क्वेश्चन का मैंने सबसे सही से जवाब दे दिया। फिर अगले मेंबर जो थे उन्होंने भी फिर इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन, फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगे, तो वो भी मैंने सब जवाब दे दिया। तो फाइनली जो है मुझे सिक JPSC में 100 में 61 नंबर दिए थे। तो मुझे उस एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा कि आपको नहीं आता है तो आप कॉन्फिडेंस रहिए, आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं। 4 मेंबर बैठे हुए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ नंबर डिवाइड होंगे या कुछ भी है। आपको देखा जा रहा है कि आप कितना बोल्डली अपने बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके सामने। बस मॉक इंटरव्यू में होता क्या है कि मॉक इंटरव्यू जैसे सब पर्सन अलग अलग ये करते हैं, उन लोग आंसर नहीं दे पाते हैं तो टेंशन होने लगता है कि नहीं दे पाए तो अरे ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया। तो इंटरव्यू ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कि इंटरव्यू में मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन जो किया जा रहा है, हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड में वो क्वेश्चन पूछेगी नहीं,
तो इसीलिए इस बात का डर तो इंटरव्यू से हटा ही देना कि मेरा मॉक इंटरव्यू ख़राब गया तो मेरा वहाँ ये इंटरव्यू भी ख़राब जाएगा। तो इस चीज़ को मेनली फोकस है, और वही चीज़ वही एक्सपीरियंस 6 JPSC का एक्सपीरियंस जो है मुझे 7 JPSC एक्सपीरियंस। अच्छा, 6 JPSC से संबंधित एक बात फिर से आपको बता दें कि अगर रिवाइज रिजल्ट होता है तो 60 कैंडिडेट्स इधर उधर होंगे तो सुमित जी को रेवेन्यू सर्विस मिलेगा, फाइनेंस सर्विस, सॉरी हाँ, फिनांस सर्विस मिलेगा इनको। अगर 6 JPSC का रिजल्ट एज पर जो अभी है उसके हिसाब से 60 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाए तो, और इस बार इनको म्यूनसिपल सर्विस मिला है और ये इसी बार वाली नौकरी करेंगे, पिछली बार वाली नहीं करेंगे, राइट सर? हाँ सर, कंटिन्यू सर। 7 JPSC की बात है। हाँ, तो 7 JPSC का जो इंटरव्यू जो पैनल थे वो जमाल अहमद सर के बोर्ड में था। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं गलती में बोलूँ तो मुझे इतना मार्क्स तो मुझे मिलेगा ही। तो मैं वहाँ जैसे ही इंटर किया तो जमाल सर बैठे हुए थे तो मैं भी बैठा, थैंक यू सर। फिर उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से लेकर पूछना स्टार्ट किया कि आप बायोटेक कहाँ से किए हैं, कैसा बायोटेक का झारखंड में कहाँ कहाँ ये थे, आपका बायोटेक में बायोटेक झारखंड में कौन कौन से यूनिवर्सिटी में होती है। तो इस तरह से मुझे वो ये किए। तो वहाँ से मतलब मुझे लग रहा है कि नॉर्मल चल रहा है। फिर कुछ झारखंड से पूछे कि झारखंड के अभी कितने वर्तमान मंत्री हैं, कितने सीट्स खाली हैं। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन किए। फिर दूसरे वाले एक सर थे, वो सर मुझसे फिर से इकोनॉमिक्स का वही बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, फिर वही फिस्कल डेफिसिट, आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे। तो मैं उनका सब चीज़ का जवाब दे दिया। तो फिर और एक जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप इतने दिन क्या कर रहे थे, मतलब आपका क्या हुआ है। तो मैंने सर से बोल दिया कि सर मेरा 6 JPSC के रिवाइज रिजल्ट में फाइनेंस सर्विस मुझे प्राप्त हुई है। तो वो उनसे बहुत खुश हुए, बोले कि ओह गुड, वेरी गुड। तो वहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, अब मेरा इंटरव्यू और आगे तरफ सही जा रहा है। तो इस तरह करके मेरा इंटरव्यू चला। फिर लास्टली जो है अपने हॉबीज़ के बारे में पूछे, तो वहाँ क्रिकेट के बारे में पूछे। तो क्रिकेट के बारे में वो पूछे कि पहला 6 छक्का जो है फर्स्ट क्लास में कौन मारे थे। फिर अनिल कुंबले जो 10th विकेट लिए थे वो कौन से मैदान में लिए थे। फिर IPL का पॉजिटिव नेगेटिव पूछे। तो इस तरह से फिर बायोटेक से पूछने लगे कि अभी जो बायोकॉन के हेड कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये थे कि 10-15 मिनट मेरे से क्वेश्चन ये किए। तो मतलब जो भी इंटरव्यू का मुझे एक्सपीरियंस रहा कि आप जो है पहले से ही माइंड सेट बना के मत जाइए। आप जस्ट एक तो ये है कि आपको झारखंड का, अब झारखंड के जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कवर कर लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लीजिए। फिर अभी वर्तमान में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को फोकस कर लीजिए बस। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और दिमाग में प्री डिटरमाइंड ये से मत जाइए कि मुझे मॉक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था और यही सब क्वेश्चन है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। जस्ट आप उसको बस एक नॉर्मल वे में जाइए कि मुझे बस एक बातचीत जैसे हम अभी और आपसे बात कर रहे हैं इसी तरह कीजिए, तो आपको मार्क्स डेफिनेटली वो मिलेगा। इंटरव्यू के संदर्भ में बात करते हुए सर आप बताएं थे मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू दैट मीन्स कि कोई जो कोचिंग क्लासेज मॉक इंटरव्यू कराते हैं वहाँ जाना चाहिए। तो अब फिर से वापस PT में जाते हैं सर। PT मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेप्स हैं। तो PT में भी टेस्ट सीरीज होता होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, और मेंस के भी होते हैं। वो कितना हद तक फ़ायदेमंद है या घर में ही पढ़ने से काम चल जाएगा? देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी जो है मेनली जो है सेल्फ स्टडी के लिए मस्ट, सेल्फ स्टडी जरूरी है। लेकिन टेस्ट सीरीज भी आपको जोड़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो PT का हो या मेंस का हो। PT का टेस्ट सीरीज इसलिए जोड़ना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके आप कहाँ हैं। और जैसे
स्टेट पीसीएस के ये मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट पीसीएस का होता क्या है कि आपका जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट निकला फरवरी में, पीटी होता है नवंबर में, तो उतना वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन का पीरियड रहता है, तो उस पीरियड में आपको कोई ये नहीं कर सकता, मतलब आप कंटिन्यू बने नहीं रह सकता। तो कंटिन्यूटी आपका जो पढ़ाई कर रहे, उसके लिए आपको चाहिए कि इस तरह का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आपके जो अगर जो कलीग्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। आपको डर लगेगा, अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो आपको ये डर लगेगा कि संडे को मेरा टेस्ट है और अब मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और वही चीज़ अगर आप नहीं करते हैं, आप सोचते हैं हम घरे में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, हम लोग भी इंसान हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज चाहे अगर पीटी का करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेंस का भी करते हैं तो भी मेंस का तो मैं एक पार्टिकुलरली बोलूँगा ही, लेकिन मैं पीटी का ही पहले बोलता हूँ कि आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मेरा कहाँ तक हो रहा है। क्योंकि अभी जो रिसोर्सेज जो ऑनलाइन आने हैं स्टार्ट हो गए हैं, यूट्यूब में इतने सारे चैनल आ गए हैं, तो आपको कंपटीशन भी अभी बढ़ गई है। हर कैटेगरी वाइज हो या किसी भी, स्टूडेंट बढ़ गए हैं। आपको उस लेवल पे आपको समझना होगा कि आपका जो टेस्ट है कहाँ पर, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लीजिएगा तो फिर आप पीटी इजीली कहीं नहीं रुकेगा आपका। अब मेंस का जो है आपका राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस क्या है कि जैसे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, किसी भी चीज़ का हो, आपको जब क्वेश्चन मिलता है 40 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, किसी भी मार्क्स का, तो इमीडिएटली आपको ना डेफिनेशन याद आता है ना कुछ आता है। इंट्रोडक्शन में आप समझ ही नहीं आता है कि आप कैसे लिखें, स्टार्ट ही कैसे करें क्वेश्चन में। तो तब वो जो है आप जब मॉक टेस्ट दिए रहते हैं तब आपको दिया रहता है। मान के चलिए कोई फूड सिक्योरिटी के कोई क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अगर आप मॉक इंटरव्यू के टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे अगर आप वो क्वेश्चन लिखे होंगे या इंट्रोडक्शन को आप लिखे होंगे, तो वो इंट्रोडक्शन आपका अगर मेंस में भी आ गया वही फूड सिक्योरिटी, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। जैसे CJPSC में हम लोग को 3 साल का पीरियड था पूरा मेंस होने में, तो हम लोग टेस्ट देते थे। तो टेस्ट में RTI का क्वेश्चन हमेशा आता था। तो RTI का ऐसा हो गया था कि हम लोग को RTI का मतलब कितना बार लिखे हैं टेस्ट में, मॉक इंटरव्यू में पता नहीं। हर बार होता था कि RTI का इंट्रोडक्शन ही अलग अलग ये से चेंज होता गया। लास्ट में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे होने से नहीं होता, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए। अगर RTI से ये क्वेश्चन आ रहा है तो RTI से ये चीज़ मेरा जाना चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर मुझे जो क्वेश्चन बॉडी में ज़रूरत होगा वो चाहिए। तो मैं मेंस के स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप जो टॉपिक वाइज मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने के लिए, वो यही चीज़ कि टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप फिक्स करें कि मुझे मेंस में अगर लिखना है, फूड सिक्योरिटी से लिखना है, तो फूड सिक्योरिटी का अगर वर्ल्ड बैंक का कोई डेफिनेशन है उसको कीजिए, उसको लिख के रखें इंट्रोडक्शन, ताकि अगर फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन आए तो वर्ल्ड बैंक का उस डेफिनेशन को आप ये कीजिए। या इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेफिनेशन दिया हो उसको फॉलो कीजिए। कहीं आप कुछ बुक्स में अच्छी कोई स्कॉलर का कुछ डेफिनेशन मिलता हो तो उसको लिखिए। तो इंट्रोडक्शन वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है बॉडी में वो आगे चलता जाएगा। तो ये होता है आपका मेंस का प्रिपरेशन। तो इसको आपको फॉलो करना पड़ा, ताकि जो है जैसे आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो उसी बेस पे मिल जाएंगे कि अच्छा इसका इंट्रोडक्शन तो सही है, तो उस पर वहीं पर मार्क्स स्टार्ट हो मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिस सेट का एक मज़ेदार किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ है। कोरोना से पहले ये घर में भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते थे, खासकर पीटी का। लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करती थी रांची में, ये क्या करते थे कि दिल्ली के 3 अलग अलग संस्थानों का पीटी का टेस्ट मटेरियल PDF में लाते थे और ये हम लोग को दे देते थे आंसर के साथ। मज़ेदार की बात है कि आंसर भी इनके पास पहले से थी, क्वेश्चन भी इनके पास पहले से होता था। ये 3-4 दोस्त इन लोगों का ग्रुप था, वो आते थे, हम लोगों का काम था कि उसको प्रिंट करा करके
रूम में जैसे एग्जामिनेशन हॉल का जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम फ्रेम में ये बैठ करके जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं वो सारा चीज़ करने के बाद ये टेस्ट देते थे और तब उसका आंसर शीट लेके जाते थे और उसको मिलाते थे। याद आ रहा है आपको बात? जी जी। तो प्रैक्टिस सेट का इतना ज़्यादा महत्व होता है। सर अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन था उस पर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल पढ़ाई से अलग है, ये जीवन से जुड़ा हुआ है और जीवन में पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग तो जीवन में ऐसे मिले होंगे जो 2-3 असफलताओं के बाद थोड़ा सा साहस और धैर्य जो है उसको धक्का देने का प्रयास किए होंगे कि यार कहाँ पर से वो कुछ और करो न नहीं हो पा रहा। ऐसा कुछ समस्या आया था जीवन में कि एक आध बार टूटे होंगे कभी कि यार अब थोड़ा सा पेशेंस लूज हो रहा है, तो फिर क्या वो परिस्थिति, बस वो जानना है। मेरा लाइफ में मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहा मेरा घर वाले मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे भाभी, जो भी हैं, मेरे मामा, बड़े मामा, उन्होंने इंस्पायर किया। जब मैं मास्टर डिग्री करने के बाद मैं दिल्ली में ही था तो जॉब ही कर रहा था रिसर्च फील्ड में। तो एक दिन मैं आया था जमशेदपुर में उनका ऑफिस है, सीए हैं वो मामा। तो वो उनके पास गया तो मैं बोला कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है और मैंने बोला कि मैं जॉब करते हुए ये सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक ही बात बोला मुझे, क्या आपकी जॉब नहीं करने से क्या आपके मम्मी पापा भूखे मर रहे हैं? तो वो बात मेरे दिल में लग गई। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये चीज़ जो है मुझे निकालना है। और उसके बाद मैंने घर वालों को अपना डिसीजन सुनाया। तो उन्होंने इतने साल, ये जो 9 साल का जो पीरियड है, मुझे कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो या कुछ ये इस तरह का। ये हमेशा मुझे मोटिवेट, वो भी जानते थे कि मेरा मम्मी हमेशा बोलती थी कि ये जो रास्ता है, मान के चलो तुम्हारा ये यूपीएससी का रास्ता है, ये जेपीएससी का रास्ता है, तुम्हारे अगल बगल बहुत सारे चीज़ तुमको खींचेंगे। जैसा कोई एसएससी खींचेगा, कोई दोस्त हैं वो खींचेंगे कि यार ये जॉब छोड़ दो, ये करेंगे, लेकिन तुमको अपना रास्ता से भटकना नहीं चाहिए। अगर तुमको ये चीज़ नहीं बने तो ऐसा, ये जो सर्विस है, इस सर्विस में ऐसा तो कुछ है जो डिटर्मिनेशन, पेशेंस, ये सब ज़रूरत होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब कोई तैयारी करता। तो कुछ बातें ऐसी हैं होते गई या बात करते थे तो कभी मुझे बोरिंग नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, या पेशेंस कभी मेरा ये नहीं हुआ, लूज नहीं हुआ। हमेशा मम्मी मोटिवेट करते रहती थी, फादर मोटिवेट करते थे, भैया से बात करते थे। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, और मेंटली हो, कभी भी उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा तैयारी जो है ये है। कभी भी अगर मैं जैसे फेल हो, पीटी तो हमेशा पास किया हूँ, मेंस को लेकर हमेशा इधर उधर होते रहता था। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं, थोड़ा सा कहीं कमी रह के जा रहा है, या फिर तुम्हारा लक जो है, मैं थोड़ा सा 1% लक को भी मैं बिलीव करता हूँ। तो वो एक फैक्टर है, लेकिन उनका बिलीव जो था ना, वही मुझे आज तक हमेशा ये करता रहा कि नहीं, मुझे निकालना है। और जैसे सिक जेपीएससी का जब रिज़ल्ट हुआ तो मैं तो शॉक हो गया था कि हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया, उन्होंने कभी बिलीव नहीं होया कि नहीं होगा या कुछ ये था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा हीलर के रूप में हमेशा मेरे आगे खड़े रहे। इवन ऐसा होता था कि घर में अगर कोई प्रॉब्लम होता था, वो लोग कभी मुझे बोलते नहीं थे। एक टाइम ऐसा हुआ था कि फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे ये नहीं बताया गया कि फादर का एक्सीडेंट हो गया। और फादर भी इस चीज़ को ये करते थे कि उसको जो है घर का प्रॉब्लम कुछ भी ना बताया जाए। पर डे घर में बात होती है तो हमेशा यही बताते थे कि नहीं, सब ठीक है, ये है, उस तरह का, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कभी नहीं बताते। तो ये सब चीज़ कभी सोचते हैं तो लगता है कि यही तो मेरा ये है, मेरा सपोर्ट है सब चीज़। तो इस चीज़ को कभी भुलाया नहीं जा सकता, यही बोलना चाहूँगा। और बाद में ये भी बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स
फ्रेंड सर्कल जैसे कुछ फ़ोन करते थे तो उनको भी मैं बोल देता था कि अभी हम ये नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरे फील्ड में, जैसे रिसर्च फील्ड में है, कोई यूएसए में है, कोई इंग्लैंड में है, तो वो लोग भी जैसे फ़ोन करते थे या हाय हम लोग कभी, तो वो लोग भी संडे को ही हम लोग बात उत करते थे या फिर कुछ है। लेकिन वो लोग भी जानते थे कि ये लड़का जो है इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो वो भी वो लोग मेंटेन रखते थे। तो मैं इतना ही सबको ये आज बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी इस जर्नी में मेरा साथ दिए सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सब के बिना कुछ हो नहीं सकता था। और लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस चेयर पे मैं बैठे जा रहा हूँ, उस चेयर के जो 4 पहिए हैं, 4 पहिए अगर नहीं होते तो या अनबैलेंस हो जाते तो चेयर मिलता ही नहीं होता। और उस 4 पहिए पर मैं अपने मम्मी पापा और भैया भाभी को रखता हूँ। वो 4 जो पहिए हैं वही मेरा सपोर्ट है। और जो चेयर जो बीच में जो गद्दा होता है, उस गद्दे पर मेरे गुरुजी लोग जैसे गुरदास सर हुए हैं, अमर सर हुए हैं, ये जो इस जर्नी में हुए हैं, और जो फ्रेंड सर्कल है, इनको मैं रखना चाहूँगा। जो इस गद्दी पर मैं बैठ रहा हूँ उन्हीं का सपोर्ट है। और जो आज मुझे वो चेयर जो मिलने जा रहा है या मैं बैठूँगा उसी का। जब किसी शिक्षक का नाम लिया जाता है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य में क्वालिटी नहीं थी कि वो अर्जुन को तत्कालीन समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। वो अर्जुन में क्वालिटी थी कि वो द्रोणाचार्य से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का सारा ट्रिक सीखा था। वरना अगर ऐसा होता तो युधिष्ठिर को भी सिखा देते, कौरव की तरफ से भी कोई बन सकता था। लेकिन नहीं, गदाधारी भीम ही थे तो भीम थे, भाला चलाने के लिए युधिष्ठिर ही एक्सपर्ट थे तो थे, क्योंकि वो वही बनना चाहते थे। ठीक है, द्रोणाचार्य के पास तो सब कुछ जानकारी थी, तो वो आपके अंदर टैलेंट था कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। टीचर तो अपना काम करता है, वो जो कर रहा है सो कर रहा है। ठीक है, इस पर अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो बात सही है कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ था धनुर्धर, तो था क्योंकि वो बन सकता था। द्रोणाचार्य बनाए नहीं थे उसको बनना था, इसीलिए बन गया। वरना धनुष चलाना उसके यहाँ सब सीखे थे, सब भाई, और अब तरफ से सैकड़ों भाई। ठीक है, तो अब हम लोग इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। एक चीज़ याद रखना है कि पेशेंस, आप जो कर रहे हैं उसमें लगे रहिए और लगातार लगे रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, इसको छोड़ना नहीं है। बीच में ये हो गया, वो हो गया, वो सब होते ही रहता है, उसको छोड़ना नहीं है। बाद बाकी हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है पढ़ने का। आप कितने बजे पढ़िएगा, कब उठिएगा, क्या खाइएगा। हो सकता है ये संडे को अपना छुट्टी का दिन बनाए थे, आप बृहस्पतिवार को बना सकते हैं, थर्सडे को रखिए, वेडनेसडे पढ़िए। सबका अपना अपना होता है, अपने तरीक़ा से कीजिए। फाइनल मोटो यही है कि हमें रिजल्ट लेना है। थैंक यू सुमित जी आने के लिए और बात करने के लिए स्टूडेंट से।